नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, महत्वपूर्ण आयोगों की श्रृंखला में नई कड़ी जो जुड़ रही है वो जुड़ रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि भारत के परिक्षेत्र में जन्मे सभी व्यक्तियों के लिए नैसर्गिक न्याय, साथ ही संविधान से प्राप्त सभी प्रकार के न्याय की संकल्पना को सच करने के लिए कार्य करती है या उसके लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोग जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 1993 में संसद ने एक संकल्प कह सकते हैं इसे एक संकल्प के माध्यम से, जिसका नाम ही था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण बिल, इसके नाम से जो है कि संसद में इसे पेश किया गया। और 1993 में ही आगे चल के 1993 में ही इसका गठन सुचारू ढंग से कर दिया गया और यह अपना कार्य करने लगी। अब तक आपने जितने भी आयोग पढ़े हैं उसके जो सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, इनकी जो कि नियुक्ति शैली है, इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन यह जो आयोग है इसे थोड़ा ढंग से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछी जा रही है। और चूंकि यह कमीशन अपने आप में हमेशा हाईलाइटेड रहता है, करंट का इशू बना रहता है, चर्चाओं में रहता है। चर्चा में रहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन राइट वायलेट होते दिख जाएंगे, और ह्यूमन राइट के वायलेट होते ही ह्यूमन राइट कमीशन इसके जो है के लिए सजग हो जाता है और एक्टिव वर्क करता है, जिसके लिए लगातार ये खबरों बना रहता है। तो यह करंट के लिहाज से भी और आपके बेसिक जानकारी के लिए भी बहुत आवश्यक है। आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे बिल्कुल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके संरचना के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसकी जो संरचना है 1+5+7+1, यानी कि कुल मिला के 14 सदस्यों की है। इनमें जो है कि कौन कौन होंगे इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आप समझ जाएंगे। इसमें एक होंगे आपके अध्यक्ष, 5 इनके जो होंगे वो होंगे पूर्णकालिक सदस्य, 7 होंगे आपके पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो पदेन सदस्य, और एक अन्य व्यक्ति होंगे। ठीक है। अध्यक्ष जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज होंगे। 5 पूर्णकालिक सदस्य जो होंगे इन्हें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के वर्तमान या अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर जज इसके सदस्य होंगे, जो कि पूर्णकालिक सदस्य होंगे। 3 अन्य जो होंगे वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका व्यावहारिक ज्ञान मानव अधिकार के संबंध में पुख्ता हो, बहुत अच्छी जानकारी हो, उस विषय के विशेषज्ञ हो, जानकार हो, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो, उनकी अपनी जो है कि प्रतिभा उस मामले में ज़्यादा निखरती हो। तो ऐसे 3 सदस्य भी इसमें होंगे। लेकिन इन 3 में से एक होगी, वो होगी महिला, वो होंगी एक महिला सदस्य होंगी। ठीक है। पूर्णकालिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान या अवकाश प्राप्त जज 2 व्यक्ति ये हो गए। 3 अन्य होंगे। 3 में एक तो हो जाएगी महिला, और 2 जो रेस्ट हैं वो उनका ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें उन्हें मानवाधिकार के संबंध में अच्छी जानकारी होगी, अच्छी पकड़ होगी, उनका अपना कार्य उस विषय में ज़्यादा रहा होगा। और 7 जो पदेन सदस्य हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है, जो कि एक बार में ही आप अगर समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है। आपने तरह तरह के जो है कि कमीशन पढ़ रखे हैं, मैंने आपके लिए वीडियोस बना भी रखे थे, अगर आपने उसे देखा हो तो यहाँ उसे रिलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेशनल कमीशन फॉर SC ST, विमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, 4 आपके ये हो गए। दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण
आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एससी, विमेन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, 4 ये हो गए। एक दिव्यांग आयोग 5, एक हो गए आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष, और तीसरे एक जो होंगे, जो तीसरे एक व्यक्ति होंगे वो होंगे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और एक जो ये व्यक्ति होंगे, एक ये जो व्यक्ति होंगे वो होंगे आपके एससी, एसटी, वुमेन कमीशन और आपके हो गए माइनॉरिटी कमीशन, दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और एक जो ये व्यक्ति होंगे ये होंगे आपके विशेष आमंत्रित, ये आपके होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य, जो कि होंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकारी। मैं देखिए यहाँ पे चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा। यह जो एक सदस्य हैं वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकारी होंगे, और आपने यहाँ जो देखा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण, ये आयोग है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये ऐसे ही हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि अध्यक्ष, 5 इनके पूर्णकालिक सदस्य, 7 इनके पदेन सदस्य और एक व्यक्ति जो होंगे वो बाल संरक्षण अधिकारी के तौर पे काम करेंगे। ये आप समझ गए। लेकिन आप इसे यहाँ भी ये समझ लीजिए कि इन सभी को चुनने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी इन्हें चुनेगी। यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के जो 14 सदस्य हैं, इन्हें चुनने के लिए, इनकी नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो कि रिकमेंड करेगी इनका नाम, और उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इनकी नियुक्ति करेंगे। अब उस 6 सदस्यीय समिति में कौन है वो आप देख लें। उस 6 सदस्यीय समिति का जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, और इसके अन्य सदस्यों में जो कि कुल 5 होंगे, उनमें होंगे भारत के होम मिनिस्टर, लोकसभा के अध्यक्ष प्लस लोकसभा में ही विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखिएगा मैं उपसभापति ही बोल रहा हूं, राज्यसभा में उपसभापति प्लस राज्यसभा में ही सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक होम मिनिस्टर, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष दल का नेता, ये 3 हो गए। राज्यसभा में उपसभापति और राज्यसभा में ही सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ये 5 सदस्य जो हैं कि आपके होंगे सदस्य के रूप में, और इसके अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के भारत के प्रधानमंत्री। तो इस 6 सदस्यीय संरचना के आधार पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इस 14 सदस्यीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि अपना कार्य करेंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, इन सभी के अपने कार्य होंगे, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी व्यक्ति ना पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब इनकी जो है कि पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन यह अपने पद पे 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि तक के लिए ही बने हो सकते हैं। यानी कि इनकी जो संरचना है 14 सदस्यीय वाली, ये 14 सदस्यीय समिति अपना कार्य करेगी 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक, ठीक है। इनके कार्य आप देख लीजिए क्या है। इनके कार्य बहुत ही विस्तारित हैं, बहुत सारे इनके डायमेंशन हैं। एक तो आपका देखिए ह्यूमन राइट तो है ही, साथ ही यह जो है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे भी काम करते हैं। यह इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि जो टेररिज्म है, मैं टेररिज्म ही बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आतंकवाद
आतंकवाद से निरोध के लिए भी ये कार्य करते हैं। साथ ही इनका कार्य ये भी है कि यह स्वतः संज्ञान से भी अपने कार्यों को किया जा सकता है। इनको यह भी ध्यान रखा जाता है इनमें कि अगर कोई लोक सेवक है और यह लोक सेवक किसी सामान्य जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है, सामान्य जन को मिलने वाली सुविधाओं या उसके अधिकारों का उल्लंघन अगर किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा हो रही है तो उसके अगेंस्ट भी काम कौन कर सकता है? NHARC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर सकता है। मैंने ये सब इसलिए बना दिया कि आपको यह ध्यान रहे कि इनका जो वर्क कल्चर है, दिस बिलोंग टू टू मच डायमेंशंस। टू मच डायमेंशंस का मतलब है कि ये अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे होते हैं, कोई एक फिक्स एरिया इनका नहीं है काम करने का। मैंने बताया आपको कि ये स्वतः संज्ञान ले सकते हैं किसी के मामले में, आतंकवाद निरोधी कार्य कर सकते हैं, वो जो है कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, वातावरण के बारे में बात कर सकते हैं। ह्यूमन राइट तो इनका बेसिक वर्क एरिया है ही, ठीक है। तो ह्यूमन राइट के वायलेशन संबंधित जितने भी केसेस आएंगे उन सब की सुनवाई करना, उन सब के बारे में अपने विचार रखना और उनसे संबंधित या इन सभी के बारे में जितना आपने अभी तक पढ़ा, इन सभी में जो भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी की सिफारिशें केंद्र सरकार तक भेजना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिफारिशें भेजना। सिफारिश भेजने का मतलब ये है कि अगर कोई संस्था सिफारिश भेज रही है तो उसकी प्रकृति ही सिफारिश प्रवृत्ति की है। वह सिर्फ जो है कि परामर्श दे सकती है कि इसमें यह संभव हो सके तो कर दीजिए, क्योंकि इसमें यह लैग कर रहा है। इसका मतलब है कि परामर्शदात्री संस्था है, इसके सुझाव सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सरकार इसे नहीं मानती है, इनकी सिफारिशों को अगर सरकार डिनाई करती है या एक्सेप्ट करती है, अगर डिनाई करती है तो 1 माह के भीतर सरकार को, ह्यूमन राइट कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि हमने किस वजह से इसे स्वीकार या अस्वीकार किया है। ये ध्यान रखिएगा, 1 माह के भीतर आपको जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने उसके सुझाव को क्यों नहीं माना है, या आप उसे क्यों निगोशिएट कर, या उसे आप क्यों जो है कि चेंज नहीं करना चाहते। यह इसकी पूर्ण महत्ता है। इनको हटाने के लिए रिमूवल के प्रोसेस क्या हो सकते हैं? वही साबित कदाचार हो, उनकी शिथिलता हो, मानसिक, शारीरिक, किसी अपराध में लिप्त हो, और अगर किसी अपराध में लिप्त हो साथ ही साथ जो है कि सजा सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए और सजा याफ्ता हो जाए, पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए। शिथिलता का, मानसिक शिथिलता का मतलब ही है कि मानसिक विदलन हो जाता है, और इसी मानसिक मनोविदलता को जो कि कहते हैं शिथिलता या जो है कि पागल या दिवालिया घोषित हो जाना। दिवालिया का सेंस है कि अगर उनकी संपत्ति उतनी नहीं है जितना कि उन्होंने कर्ज ले रखा है, उसे उतारने के उस स्टेज पे नहीं है, उनके पास उतनी हैसियत नहीं है कि उन्होंने जितना कर्ज ले रखा है उसे वापस से पे ऑफ कर सके, तो ऐसी स्थिति कहा जाता है दिवालियापन। तो ऐसी स्थिति ना गुजरे, अपने पद का दुरुपयोग ना करें, लगभग वही चीज़ें जो आपने अन्य आयोगों में पढ़ रखी हैं। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के वर्क एरिया के डायमेंशंस बहुत अलग हैं, वो अलग अलग काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और समय समय पर राष्ट्रपति जो इन्हें काम सौंपे उसे भी इन्हें करना होगा। अब आप एक और ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति सौंपे, इस बात से चौंकिएगा नहीं। राष्ट्रपति के कार्य सौंपने का सेंस ये है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके सुझाव के आधार पे राष्ट्रपति इन्हें कोई कार्य सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति इज जस्ट लाइक एन रबर एंड स्टैम्प ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ध्यान होगा तो भारत के राष्ट्रपति के लिए ग्रेनविल ऑस्टिन एक विचारक रहे, उनका नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ये था कि भारत का राष्ट्रपति व्यवहार में केवल और केवल रबर एंड स्टैम्प की भूमिका अदा करता है, उसके पास अपनी वास्तविक शक्तियां नहीं है। यानी कि उन्होंने इसकी तुलना कर दी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जैसे भी की है वो उनको करने दीजिए, लेकिन सच ये है कि भारत के राष्ट्रपति का हमारे यहाँ बहुत सम्मान है, और उस सम्मान में जो है कि भारतीय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनका भरपूर सहयोग देती है।
उन्हें जो है कि विदेश यात्राओं की भी अनुमति है। अनुमति का सेंस ये है कि भारत के राष्ट्रपति ही अंतिम रूप से किसी भी कार्य के जिम्मेदार होते हैं अगर कोई केंद्र सरकार कोई काम कर रही होती है। तो ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ तक था, और उसके हटाने के जो प्रावधान थे इनके अधिकारियों को, वो बस इतना सा था कि जैसे कि बाकी आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, अध्यक्षों को हटाया जाता है, वैसा ही, लेकिन इनका जो वेतन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इनका जो वेतन है, इनका वेतन वही होगा, सदस्य और अध्यक्षों का वेतन भी वही होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं होंगी, अगर उसमें कभी किसी का वेतन पूछ ले, उनका कार्य पूछ ले, तो कुछ एक संस्थाओं को छोड़ के बाकी सबका 60 से 65 वर्ष की आयु तक होगा। अन्य की जो है कि मैंने इसकी बात की आपको, इसका अलग था, ठीक है। कुछ एक को छोड़ के बाकी सब में सिम्टम्स सभी के जो कि अपने अपने तरीके हैं, वो सब में एक ही जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है। तो ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ तक है, इसको जो है कि रिवीजन करते रहिए और आपके एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिल जाने हैं, ऐसी मेरी पूरी संभावना है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।